सॉल्व कर लेते हैं उसके ऊपर। तो देखिए अभी जो टॉपिक है अभी ये रोटेशनल मोशन, और रोटेशन के बाद जो आपका नया टॉपिक है ग्रेविटेशनल मोशन, है ना। तो इन दोनों टॉपिक्स में क्या है, फॉर्मूलेस, जो आपका जो फॉर्मूलाज है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एकदम कट टू कट बिल्कुल ही फॉर्मूले पे सवाल आते हैं। और इस बार अगर बात करें नीट की तो करीब 600 और 600 से प्लस माइनस कुछ कट ऑफ गया यहाँ पे। तो इस बार क्या आया था, जो पेपर था टोटली फॉर्मूला बेस्ड है ना, टोटली टोटली फार्मूला बेस्ड। तो जिन बच्चों को अगर फार्मूला याद भी था, जिन्होंने रट्टा भी लगाया था, उन्होंने बहुत सारे सवाल किए। ओके। और लास्ट ईयर के जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया था एटलीस्ट उसमें 3 to 4 बच्चों को एमबीबीएस की सीट भी मिली, है ना। हालांकि ज्यादा बहुत स्मार्ट नहीं थे वो बच्चे, बट जस्ट उनके हार्डवर्क से उनको ये हो गया। तो एक जगह आप क्या करो भाई, जैसे आप पहले किया करते थे, एक नोटबुक लो छोटा सा, और उसमें आप रोटेशनल मोशन की जितने भी छोटे छोटे डेरिवेशंस है और जो पूरे जो फॉर्मूलेस हैं वो आप पूरा रट लो। तो जैसे मान लीजिए अभी आपके सामने टॉर्क आ गया, है ना, तो एकदम पूरा टॉर्क की जो पूरी जो बुक है आपके सामने होना चाहिए। टॉर्क क्या होता है भाई, एफ क्रॉस आर, है ना। टॉर्क कब जीरो होता है ये पता होना चाहिए, टॉर्क कब मैक्सिमम होता है आपको ये पता होना चाहिए, है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स पास करे तब क्या होता है। तो सारे टॉर्क के पॉइंट्स हैं और सारे के आपके कट टू कट एकदम क्लियर होने चाहिए, है ना। सो रोटेशन ऑलमोस्ट हो गया था, तो कल स्टार्ट किया कि चलो भाई कुछ स्टार्ट तो हो जाए, है ना। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आपको एक हिंज फोर्स का एक सवाल करा देता हूँ। एक सवाल करके इसको हम खत्म करेंगे। या तो देखिए एक सवाल करेंगे हम यहाँ पे, है आपके सामने, एक पूरा रिवाइज कर लेंगे हम इसका। तो सवाल है आपके सामने, तो यहाँ पे एक रॉड है, रॉड इज देयर, ये एक रॉड है। इस रॉड को हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है, हिंज कर दिया है ना। और यहाँ पे एक फोर्स हमने यहाँ पे लगाया एफ, इसका मास एम है एंड लेंथ इज एल। ओके। तो ना आपसे तीन चीजें पूछी जा रही है। फर्स्ट थिंग, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। फाइंड फर्स्ट पॉइंट इज अल्फा ऑफ द रॉड। आई होप आप निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे सब लोग। दूसरा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इनिशियली, हो सके आपको कुछ याद आ रहा हो। एंड थर्ड, कैलकुलेट रिएक्शन फोर्स, कैलकुलेट रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड ऑफर्ड बाय हिंज, ऑफर्ड बाय हिंज टू रॉड, है ना। तो ये तीन सवाल आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, तीनों के आंसर। तो देखिए हिंज फोर्स मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि हिंज फोर्स क्या होता है। हिंज फोर्स इज नथिंग बट, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपने क्या किया, एक पॉइंट से फिक्स कर दिया सच दैट ये क्या हो सके, रोटेट हो सके। सपोज घर में आपके मिरर होता है, तो मिरर को क्या करते हैं हम, टांगते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ नेल, वॉल में क्या करते हैं हम, नेल फिक्स करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, मिरर को लाके से टांग देते हैं, है ना। सो बहुत सारी जो चीजें होती है उसको लाके हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे टांग देते हैं। तो अभी इसको आपने यहाँ पे लाके इसको ऐसे टांग दिया तो क्या होगा, अभी कुछ ना कुछ तो नॉर्मल लग रहा होगा, है ना। तो ये जो नॉर्मल फोर्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंज फोर्स, है ना। तो चलो बच्चों आप जरा पहला और दूसरा कैलकुलेट करके बताओ, है ना, क्योंकि हमने ही कर रखा है पहले दूसरा, फिर मैं तीसरा आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ कैसे करेंगे। एवरीवन फास्ट करे, सॉल्व करे इसको, अल्फा निकाले और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाले। फास्ट फास्ट एवरीवन। यस, आंसर आया सबका।
और 3f अपॉन 2 ml, फिर ओनली ml। चलिए अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जो भी अभी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, सारे पुराने क्वेश्चन से आपको क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप पहले में क्या आपको बोल रखा है, आप निकालो यहाँ पे अल्फा निकालिए रॉड का। सो अभी देखिए ध्यान से, वी नो द फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना। ये फॉर्मूला सबको पता है, तो इस फॉर्मूले से आप सब लोग निकाल सकते हैं अल्फा की वैल्यू। इस 3f अपॉन ml इज द करेक्ट आंसर। 3f अपॉन ml इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये आपके पास ये रॉड है, सभी लोग आंसर लेके आइए, 2 दिन में भूल गए सब कुछ। यहाँ से हिंज को यहाँ पे हिंज कर रखा है, और अभी ये फोर्स आपका एफ है। तो देखिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। ओके, तो ना यहाँ पे टॉर्क कितना है, अगर देखिए यहाँ पे लेंथ कितनी है एल, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लेंथ एल है, ये यहाँ पे फोर्स एफ है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एफ क्रॉस एल इज इक्वल्स टू आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता है, इस वाली एक्सिस के अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाई 3। अगर कोई पूछे मिडिल के अबाउट, तो मिडिल के अबाउट कितना होता है, ये होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, एम एल स्क्वायर बाई 12 और एम एल स्क्वायर बाई 3। नाउ ये हो गया आपके पास एम एल स्क्वायर अपॉन 3 टू अल्फा। देखिए कैंसिल आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया यार, अल्फा इज इक्वल्स टू 3f अपॉन ml। ओके, अल्फा निकाल लिया। दूसरा सवाल है आपका, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इनिशियली। जैसा कि आपको याद हो कि हमने यहाँ पे एक सवाल किया था, है ना। मैंने आपको बोला था कि होमवर्क में आप उसको सोच के आना, है ना। सो यहाँ पे अब इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, दो एक्सेलरेशन होंगे, कौन कौन से होंगे भाई, एक तो होगा आपके पास यहाँ पे AT, और एक होगा आपका यहाँ पे AC, है ना। तो देखिए AC की जो वैल्यू होती है ना, क्या होती है, होता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर इंटू R। करेक्ट। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर आप देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इनिशियली। तो क्या होगा, आप यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या आया, उसके पास कुछ अल्फा आएगा, फिर कुछ ओमेगा आएगा। अब ये जो ओमेगा आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको आने में थोड़ा टाइम लगता है ना। एकदम जैसे इंस्टेंटली पूछे टी इज इक्वल टू 0 पे, तो तुरंत ओमेगा तो नहीं आएगा, है ना। तो ओमेगा क्या आता है, ओमेगा को आने के लिए क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, सम टाइम टी इज इक्वल टू टी। बट यहाँ पे आपसे टी इज इक्वल टू 0 पे पूछा जा रहा है, जैसे ही फोर्स लगा वैसे बताओ, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा भाई, उस टाइम पे ओमेगा इज इक्वल टू 0, सो ए सी विल आल्सो बी इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा पुराना सवाल था ना। अभी हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय हिंज टू द रॉड। तो अभी आप देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था, अगर कुछ ऐसा निकालना हो हिंज का, तो हम क्या करते हैं, जहां भी हिंज हो आपके पास, जहां भी आपके पास किधर हिंज है, वहां पे क्या करो, आप दो नॉर्मल रिएक्शन बना लीजिए। एक इसको बोल दिया हमने यहाँ पे N2, और इसको इधर बोल दिया हमने यहाँ पे N1। ये N2 हो गया, ये N1 हो गया। देख लीजिए, लिख लीजिए। तो देखिए दो दो हो गए, अल्फा निकाल लिया हमने, अल्फा कितना है भाई, 3f अपॉन ml। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इनिशियली, तो ये आ गया हमारे पास 0। ओके, तो अब तीसरे पे आते हैं हम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे N2 N1 मान लेते हैं, और ये रहा हमारा क्या, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। अब इसके पास दो एक्सेलरेशन है, एक तो है आपके पास यहाँ पे AT, और दूसरा यहाँ पे क्या है आपके पास AC। और अगर रॉड का मैं BD बनाया, तो यहाँ पे एक फोर्स क्या लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है F। ओके, नाउ अभी देखो ध्यान से, दो डायरेक्शन में आपके यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं। एक तो कौन सा, वन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये वाली डायरेक्शन हो गया आपकी वर्टिकल डायरेक्शन। सो अगर हम फोर्सेस की बात करें, तो हिंज फोर्स कैसा होगा हमारा, ये N2 आ जाए समथिंग, और ये N1 आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, दोनों का वेक्टर सम निकाल लेंगे। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये F है, यहाँ पे N2 है, ये N1 है, AC एंड AT। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें, है ना,
अगर बात करें हम इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो हो गया हमारे पास N2, एक हो गया हमारे पास फोर्स F। तो देखिए दोनों ही क्या सेम डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे अब लिखूंगा N2 प्लस F। ओके, N2 प्लस में क्या लिखूंगा, F लिखूंगा। और यहाँ पे इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा भाई, मतलब ये होगा नेट फोर्स, तो क्या लिखते हैं, F नेट इज इक्वल्स टू M इंटू E। तो सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, N2 प्लस F इज इक्वल टू हो गया M इंटू एक्सेलरेशन M इंटू AT। ओके, ये हो गया। तो ना अभी देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो AT का फॉर्मूला क्या होता है भाई, AT का फॉर्मूला होता है आपका R अल्फा, है ना। AT इज इक्वल टू क्या होता है भाई, R इंटू अल्फा। ओके, ना अभी देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपके पास N2 प्लस F इज इक्वल टू M इंटू AT। सो यहाँ पे आपके पास AT की वैल्यू आ रखी है 80 में R देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये पूरा लेंथ कितना है, L है। दिस होल लेंथ इज व्हाट, L। तो अभी यहाँ पे R कितना हो जाएगा, R एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो R विल बी इक्वल टू L बाई 2। तो देखिए हो गया M इंटू 80 की वैल्यू रखेंगे हम R अल्फा, सो इट विल बी L बाई 2, एंड अल्फा की वैल्यू आ रखी है हमारे पास 3F अपॉन ML, है ना। ये हमारे पास 80 की वैल्यू, L से L कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ गया N2 प्लस F इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे M से ये M भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपके पास 3F बाई 2, बच गया 3/2F बच गया। तो यहाँ से अगर N2 की वैल्यू निकाल लो, तो N2 की वैल्यू कितनी आएगी, N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2F माइनस ऑफ F। तो ये आ गया हमारे पास, N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास F/2। नोट कर लीजिए, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, जो हिंज का रिएक्शन लग रहा है, वो कितना है, एक तो आ गया हमारे पास N2 इज इक्वल टू F/2, देखेंगे उसको। यस, डन एवरीवन। डाउट लिखिए अपने। हम मानो डाउट लिखिए अपने। ओहो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं मैं। बाकी रेस्ट, रेस्ट इज ओके। मानो बाकी चीजें समझ में आ रही हैं आपको। एक मिनट, मैं आप पे क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर आता हूं। तो देखिए यहाँ पे हमने N2 तो निकाल लिया। ओके, ना हुआ, बात करते हैं N1 पे, N1 की बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, देखिए N1 जो है ना बेटा, आप किधर भी मान सकते हो, N1 N2, आप इसको इसको ना देखो, यहाँ पे ये हिंज है ना, आप इधर इधर मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, है ना। तो N1 N2 तो आप मान सकते हो, देखिए बट ये सेंटर ऑफ मास जो है ना, ये रॉड है और ये है आपका सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो जो AC जो होगा उसकी डायरेक्शन तो किधर होगी, सेंटर की तरफ ही होगी, है ना। तो ये AC की डायरेक्शन तो इधर ही होगी। N1 N2 आप किधर भी ले सकते हो, फ्री हो, है ना। मैंने अभी यहाँ पे इस बार कुछ ऐसा ले लिया। ओके, तो चलिए अभी यहाँ पे हम N1 की वैल्यू देखते हैं। जैसा हो गया, ये यहाँ पे ऐसा, ऐसा है ना, देखिए N1 इधर की तरफ और ये AC है इधर की तरफ। बट वी नो, यहाँ पे देखिए इसमें इक्वेशन क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे N1 इज इक्वल टू, N1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, M इंटू AC। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो कितना है, नेट फोर्स इज हियर F नेट इज इक्वल टू M इंटू AC। ओके, नाउ अभी देखिए AC की वैल्यू इनिशियली क्या है भाई, 0 है। AC की वैल्यू भी इनिशियली क्या है भाई,
जीरो। अभी ये देखा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, तो यानी कि यहाँ पे एसी की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो फिर n1 इज इक्वल टू m इंटू एसी की वैल्यू हो गई जीरो, सो n1 विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये सवाल में जो आपका जो हिंज फोर्स ऑफर्ड है दैट इज इक्वल टू F/2। कितना है भाई? F/2 के बराबर हिंज फोर्स है। ओके, नाउ आते हैं हमने डाउट्स पे। तो डाउट्स में एक बच्चा पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, देखिए ध्यान से। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अगर डाउट है तो फिर बहुत ही मुश्किल है ना, इस पूरे रोटेशन चैप्टर को कर पाना, है ना। इसलिए मैंने बताया था कि आप वो बहुत अच्छे से करो, अटेंटिव रहो। अभी कुछ लेट नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, टेलीग्राम के प्लेलिस्ट में, और आप पूछ सकते हो मोहित सर से, या फिर यूट्यूब के जो रिकॉर्डिंग्स है उसमें आप सिक्वेंसली जाके आप पहले 3-4 वीडियो देख लो, आपका डाउट पूरा हो जाएगा, है ना। और आपका चैप्टर स्पॉइल होने से बच जाएगा। नहीं, होल टॉपिक आपको पढ़ना है वहां पे जाके, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप निकालोगे ना, यहाँ पे देखो, तो जो स्टैंडर्ड जो शेप्स होते हैं ना, उसमें आपको याद रखना है इस चीज को, है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे हम डेरिवेशन करने जाए तो काफी टाइम लगेगा। तो डेरिवेशन हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं हम यहाँ पे। तो हम जब डेरिवेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। और कहीं से भी एक्सिस से हम थोड़ा सा डिस्टेंस मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, हमने एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा रॉड कट करते हैं, का मास डीएम है, जिसकी लेंथ कितनी है, dx है। और यहाँ पे सब चीजों को हम पुट कर देते हैं, तो डीएम इंटू एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका। और एक और चीज आती है हमारे पास लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, डीएम बाई डीएक्स। सो यहाँ पे डीएम की वैल्यू हो जाती है आपके पास लेमडा इंटू डीएक्स। इस चीज को उठा के आप यहाँ पे पुट करते हैं तो बन जाएगा हमारे पास डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ से लिमिट पुट करते हैं हम जीरो से लेके एल तक, है ना। तो ये हो जाएगा जीरो से लेके एल तक। अब इस चीज को आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सर निकल के आती है। सर निकालना मेरे को आता है। सर मैं पूछ रहा था इस वाले क्वेश्चन में आपने निकाला नहीं, तो मतलब मेरे को पता नहीं था, हमको याद रखनी, तो मैंने पूछा इस वाले क्वेश्चन में आप कैसे लाए mr² by 3। आई वाज आस्किंग दैट सर। हाँ मैंने याद है, मुझे याद है, इसलिए लिख दिया मैंने। ओके सर, मैं सर मेरे को निकालना आता है सर, मैं हाँ मतलब फिर हाँ, शायद वो नहीं बोल रहा है ना। तो ये ना देखो बेटा, जो स्टैंडर्ड है ना, ये जो आपका जो डिस्क है, ये जो आपका जो रिंग है, और ये जो हॉलो ये सिलेंडर है, ये जो आपका जो सॉलिड सिलेंडर है, उनको क्या है, हमको याद रखना है। किधर किधर आप डेरिवेशन करते बैठेंगे, है ना। तो वही अगर मिडिल में बात करें तो यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं -L/2 से लेके +L/2, दैट्स ऑल। ओके, तो ऐसे हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस, एनी मोर डाउट आप पूछिए। ओके, नो डाउट, आगे बढ़े नए चैप्टर पे, ग्रेविटेशन। तो नहीं नहीं, नेक्स्ट अगली बार आते हैं अपने टॉपिक पे, ग्रेविटेशन पे। ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में मैंने आपको दिया था, नेक एक सवाल दिया था आपको, है ना। तो अब देखिए, वो जो मैकेनिक्स है इसमें क्या होता है कि हर पुराने चैप्टर से इसमें क्या होता है, देयर इज अ लिंकेज, है ना। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि दो मासेस है, इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस r है। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होता है भाई, फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अभी नाउ देखिए ध्यान से, ये है आपका मास यहाँ पे m1, ये है मास आपका यहाँ पे m2, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। सो इसके नेचर बताए थे हमने, इसका आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए थे ग्रेविटेशन फोर्स के। तो कैसा होता है भाई, दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। क्या होता है, दोनों एक दूसरे के सेंटर के अलोंग लगता है इधर, और ये फोर्स इधर, है ना। और ये फोर्स किधर एक्ट करता है, तो इनके लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर्स, जहां जहां इसके सेंटर की जो लाइन ज्वाइनिंग्स है वो उधर ही लगता है, फोर्स अट्रैक्टिव होता है। और ये जो दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। आप बीच में कुछ भी रख दो, यहाँ पे कोई सा भी मीडियम लाके यहाँ पे लगा दो, तो ये फोर्स आपको क्या करेगा, बिल्कुल भी अनअफेक्टेड रहेगा, है ना, चेंज नहीं होगा। ओके, एंड यहाँ पे जो g होता है, इस g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। तो आपको याद हो, जब आप बहुत छोटे थे तो आपको g की डायमेंशन निकालनी बताई ना, g की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो इस g की डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे FR स्क्वायर अपॉन गे m1 इंटू m2।
तो इसकी आप डायमेंशन निकालो तो ऊपर फोर्स की डायमेंशन होती है कितनी भाई, mlt-2। कई लोग तो भूल भी गए होंगे। और ये हो गया यहाँ पे L2 अपन, ये हो गया आपका m²। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m-1। ये देखिए ऊपर गया, ये हो गया आपका L3 एंड t-2, है ना। तो ये डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, कैपिटल जी की डायमेंशन। ओके। ओके, सो नेक्स्ट मैंने आपको एक बहुत सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स दिए थे कि बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। तो चलो मैं एक एक करके लिखता हूँ। सेंटर ऑफ मास उनको मैंने रिलेट करा था, तो देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट देखिए, पहले बताया था, बताइए आप F12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 है क्या? यस, दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट, है ना। क्योंकि अभी देखिए ये फोर्स इधर लगा रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है भाई? अपोजिट है। और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू देखे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका G m1m2/r², है ना। तो फोर्स ऑफ कोर्स फोर्स भी क्या है भाई आपका, बराबर है, बिल्कुल ही, है ना। दूसरी चीज अगर देखो आप, यहाँ पे पूछा है आपका F net इज इक्वल टू 0, बताइए ये करेक्ट है या नहीं है? बताइए बच्चों, चैट में लिख के बताइए दिस करेक्ट और नॉट। हाँ जी, बिल्कुल 0 है। जब दोनों फोर्सेस जब इक्वल है और अपोजिट है तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट आप बताइए, दिस A12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A21, क्या ये करेक्ट है? दिस इज करेक्ट। बताइए बताइए सभी लोग। यस, तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई, भले ही फोर्स है भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, F net डिवाइडेड बाई m, है ना। तो चलो A1 निकाल लेते, तो क्या हो गया M1, और A2 दिस विल बी यार F net डिवाइडेड बाई M2। बट यहाँ पे क्या है भाई आपका M1 और M2 ये दोनों ही क्या है भाई आपकी, ये दोनों तो आपके डिफरेंट है ना। तो अगर ये दोनों डिफरेंट है तो एक्सेलरेशन कैसे सेम आएगा? दिस इज योर इनकरेक्ट। ओके। अच्छा, नेक्स्ट, क्या A ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है भाई? 0। अजय भी बताइए। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है या नहीं? करेक्ट और इनकरेक्ट? सभी लोग बताइए। यस, तो देखिए ध्यान से, आप सेंटर ऑफ मास के आप कॉन्सेप्ट को याद करो तो उसमें क्या बताया गया था आपको, अगर एफ नेट क्या है भाई, 0 है ना, एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल आल्सो बी इक्वल टू 0, है ना। तो देखिए पूरा एक स्टेटमेंट था, उसमें मैंने आपको बताया था, पूरा एक ऐसा पैराग्राफ लिखाया था आपको। अगर एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 होगा। अगर ये 0 होगा यानी कि वेलोसिटी ऑफ जो सेंटर ऑफ मास है दैट विल बी कांस्टेंट, है ना। तो ये भी क्या हो गया, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास इज करेक्ट, है ना। दूसरा आपसे पूछा कि बताइए v1 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, बताइए इसके बारे में क्या राय है आपकी, क्या 0 होगा? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही 0 नहीं होगा। इसका भी इधर मूवमेंट होगा, इसका भी इधर मूवमेंट होगा। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या ये 0 है? तो ऐसा नहीं कह सकते, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास विल बी कांस्टेंट। 0 कब होगा? इफ दिस इनिशियल कंडीशन, है ना, अगर इनिशियल कंडीशन क्या हो भाई, अगर 0 हो तो फाइनल कंडीशन भी, फाइनल वेलोसिटी भी 0 होगी,
करेक्ट। जब इनिशियल 0 हो तब फाइनल भी क्या होगा, 0 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है भाई, 0 नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं। और नेक्स्ट में पूछा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट। यस, ओके ओके, डन एवरीथिंग, सारे पॉइंट्स हो गए कवर। ओके, तो इस हिसाब से आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ग्रेविटेशन को मिला के, है ना। वन मोर क्या है भाई आपका, वन मोर, हाँ एक और पॉइंट रहेगा कि v1 वेक्टर इज इक्वल टू v2 वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बताइए इस बारे में क्या कहना है आपका। इज दिस करेक्ट और नॉट, इट्स नॉट करेक्ट, ओके, रीजन बताइए। क्योंकि अभी देखिए इनका अकेले का जो एक्सेलरेशन है ना, ये क्या अलग अलग है, एक्सेलरेशन एफ नेट अपॉन 1, ये एफ नेट अपॉन m2, तो यही सी बात है कि अलग अलग होंगे। अभी देखो ना, यहाँ पे इसकी अगर डायरेक्शन देखो तो इधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन अभी इधर की तरफ, तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। ओके, ऑल पॉइंट्स हो गए हमारे, सारे पॉइंट्स हो गए। चलते भाई नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम किसको कहते हैं। मासेस इक्वल हो भी गए तो उनकी डायरेक्शन तो अलग है ना, तो डायरेक्शन लगे तो कैसे कांस्टेंट होगा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजें आपको देखनी, ठीक है। नाउ देखिए देखिए भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। तो ये जो मैंने आपको जो फॉर्मूला ये बताया, F इज इक्वल टू जी एन अपॉन m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दुनिया में जितने भी मासेस हैं किधर भी हो, है ना, सारे क्या करते एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सबके बीच में क्या होता है, लीजिए यहाँ पे बहुत सारे मासेस हैं, m1 m2 m3 m4 m6, सो मेनी मासेस आर देयर। और एक हमारे पास एक यूनिक मास है, दिस इज कॉल्ड हियर mp। मान लिया हमने इसको क्या बोल दिया, mp बोल दिया। वॉइस क्रैकिंग एवरीवन, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं आप आवाज, नाउ इट्स ओके, क्लियर, ओके। तुरंत बताइए एकदम लगेज। तो देखिए यहाँ पे ये मास यहाँ पे आपके पास एमपी है, तो ना ये वाले मास पे क्या करना है, आपको नेट फोर्स निकालना है। तो अगर देखो यहाँ पे इनको अट्रैक्शन है, तो अभी देखिए इस मास पे इसका भी अट्रैक्शन आएगा, है ना। ये वाला मास भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे जो नेट फोर्स जो लगने वाला है इस मास एमपी पे, वो नेट फोर्स कितना आएगा, है ना। तो सपोज हमने यहाँ पे लिख लिया, इनको खुश करने के लिए m1 लिख दिया, m2 लिख दिया, m3 लिख दिया, और ये हमको m4 लिख दिया, 1 2 3 ये 4। सो नाउ सपोज m1 से इनका जो रिश्ता है, इनका जो कनेक्शन, इसको मैंने क्या बोल दिया, f1 बोल दिया। m2 से mp का जो कनेक्शन है उसको मैंने क्या बोल दिया, f2 बोल दिया। सिमिलरली इनको इसका कनेक्शन को मैंने यहाँ पे f3 बोल दिया, इसके फोर्स को f4 बोल दिया। सो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, है ना, एमपी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, that will be the vector sum of all the forces, that will be the vector sum of all the forces। तो यानी भी यहाँ पे f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर प्लस f4, और भी आ जाए तो सबका एंड सो ऑन, है ना। सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, बट कैसे जोड़ेंगे हम, तो इसको हम वेक्टोरियली जोड़ेंगे। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन सेज
that net force acting on a particle is the vector sum of all the forces. चलो भाई लिख लो. according to law of superposition or principle of superposition, according to principle of superposition, net force on a single particle is the vector sum of all forces. कुछ सवाल करेंगे इस पे? ओके डन. नेक्स्ट पॉइंट. तो एक हमारे पास तीन पार्टिकल है. सपोज हियर इज अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है और यहाँ पे 3 इक्वल masses आर देयर. m एंड m. स्मॉल m कैपिटल M सारे एक जैसे हैं. ऑल masses आर इक्वल और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज a है ना. तो लिख देते इसको m1 m2 और इसको लिखता हूं मैं m3 है ना. बिकॉज बट m1 m2 और जो m3 है सारे के सारे इक्वल है ना. सारे मासेस क्या है हमारे इक्वल है. सो मैंने आपसे पूछा कि फाइंड f नेट ऑन m2 ड्यू टू m1 एंड m3. चलिए तो अभी आप ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप यूज करेंगे. ओके तो चलिए सॉल्व कीजिए. यहाँ पे फाइंड एफ नेट आर ऑन m2 ड्यू टू m1 एंड m2. चलिए भाई सॉल्व करें. तो प्रिंसिपल आपको क्या याद रखना है कि आपको कैसे करना है. आपको वेक्टर सम करना है सबका. क्या करना है भाई? सबका वेक्टर सम करना है सारे फोर्सेस का. तो अगर आप यहाँ पे देखो m2 पे नेट फोर्स निकालना है ना. ये रहा आपका यहाँ पे m2. तो अभी देखिए ध्यान से, ये है आपका यहाँ पे m1, ये आपका m3. तो अगर बात करें m1 की तो m1 भी इस पे फोर्स लगाएगा है ना. तो m1 इस पे कैसे फोर्स लगाएगा भाई? तो कुछ इसका m1 m2 का फोर्स कैसा होता है भाई? अट्रैक्टिव होता है ना. तो इसका फोर्स कुछ ऐसा लग रहा होगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव है ना. तो क्या कहे, ये m1 चाहेगा कि m2 को क्या करे? अपनी तरफ खींच ले है ना. m1 क्या चाहेगा? m2 को अपनी तरफ क्या करे भाई? खींच ले. तो इसके फोर्स की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी. वही अगर m3 की बात करें तो m3 और m2 के बीच में भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज आल्सो अट्रैक्टिव. तो ये भी क्या चाहेगा? अपनी तरफ क्या करे? इसको खींच ले. तो ये भी इस पे कैसा ऐसा फोर्स लगाएगा इधर की तरफ है ना. मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वो कैसी होगी? कुछ ऐसी होगी. और इनके बीच में एंगल कितना है? एंगल इज 60 डिग्री. सुना अगर इस फोर्स को हम ध्यान से देखें तो ये हो गया एक फोर्स इधर, ये फोर्स हो गया इधर. तो ये वाले फोर्स को मैं बोलता हूँ यहाँ पे F1, इसको बोलता हूँ मैं यहाँ पे F2. तो F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास G कैपिटल M सॉरी mm ले लीजिए, दोनों का मास इक्वल है, अपॉन a स्क्वायर. ओके. F2 की अगर बात करें तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F2 की वैल्यू भी हो जाएगी आपके पास G mm अपॉन a स्क्वायर है ना. तो ना देखिए दोनों फोर्सेस बराबर है. अब ये सवाल बन गया आपका किसका? वेक्टर का. ये फोर्स इधर है, ये फोर्स यहाँ पे इधर है. दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई? 60 डिग्री है ना. तो चलिए इस फोर्स को मैं यहाँ पे F लिख लेता हूँ, इसको भी F लिख लेता हूँ, क्योंकि दोनों ही क्या है आपके
बराबर है ना, दोनों ही फोर्सेस के आपके बराबर है, तो एफ एफ लिख लिया। अभी ये वेक्टर का सवाल बन गया, तो चलिए इनका रिजल्टेंट आप निकालिए, निकाल के आंसर बताइए। ओके, समझाएंगे अभी। एवरीवन एवरीवन आंसर निकालिए और डाउट पूछिए, जो भी डाउट है वो पूछिए। एवरीवन चलो मैं निकाल देता हूं आंसर आपके लिए। सो यहाँ पर रिजल्टेंट विल बी, इट विल बी अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा 2f स्क्वायर इंटू हो गया आपके 1/2, ये हो गया इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका यहाँ पे f√3, यानी कि जो नेट फोर्स लग रहा है इस पे वो लग रहा है √3 टाइम्स ऑफ g mm अपॉन a स्क्वायर। दिस इज द desired answer and this is the result, √3 टाइम्स ऑफ g mm अपॉन a स्क्वायर। ये आया किसी बच्चे का आंसर? डाउट्स लिखिए अपने। अब है, बताइए क्या डाउट्स है आपको? यस, अब है, डाउट बताइए, आपने लिखिए डाउट्स। बहुत कम टाइम है हमारे पास। ओके ओके, और किसी को डाउट? लिखिए अपने डाउट्स। सूरज आपको डाउट है, आप बता रहे हैं। चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए सभी लोग देखिए, ध्यान से देखिए। ओके, तो यहाँ पे दूसरे ट्रायंगल से देखिए ध्यान से। देखो यहाँ पे 3 मासेस लगा रखे हैं आपने यहाँ पे, है ना, 3 मासेस यहाँ पे रखे, पॉइंट मासेस। तो ये वाला जो मास है इस पे हमें नेट फोर्स बताना है ना। तो अभी देखो ध्यान से, ये एक पार्टिकल है, यहाँ पे 2 मासेस हैं, तो इस पे फोर्स कौन लगाएगा? ये दोनों मासेस ही लगाएंगे ना इस पे फोर्स, और कोई तो इस पे फोर्स लगाएगा नहीं। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपके पास, एक मास, ये हो गया आपके पास दूसरा मास, करेक्ट। तो इस इन दोनों की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा हमें ये निकालना है ना। सुना अभी देखिए ध्यान से, ये है आपका, ये है m1 और ये है आपका यहाँ पे m2। तो हम ये जानते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है क्या होती है, सेंट्रल फोर्स होती है, सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है, नेचर अट्रैक्टिव होता है। तो इन दोनों के जो बीच में जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा भाई? वो फोर्स कुछ इधर लगेगा, है ना। तो देखिए ये है m, ये है m, बीच में डिस्टेंस है a, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे g m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, खत्म। सिमिलर कंडीशन अब यहाँ पे होगी, ये वाला जो मास है और ये वाला मास है, ये भी दोनों क्या है, अभी यहाँ पे दोनों के दोनों अट्रैक्टिव, दोनों के बीच का क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये रहा ऐसे, ये रहा इधर की तरफ, है ना। तो अभी देखिए दोनों का मास यहाँ पे m है, डिस्टेंस a है, फोर्स हो जाएगा आपके पास, करेक्ट। तो आप लग रहे हैं, एक फोर्स ऐसा, एक फोर्स ऐसा। सपोज मान लीजिए 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है, बीच का एंगल कितना है? 60। तो आप रिजल्टेंट निकाल लेंगे ना, कैसे? अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे फोर्स मिल गया हमें जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो दोनों को हमने क्या लिख लिया? एफ लिख लिया, दोनों को हमने एफ मान के चले। तो अभी आपको सिंपल सवाल ऐसा हो गया है कि दो वेक्टर्स आपके पास, दोनों ही आपको क्या दे रखे हैं? आपको एफ दे रखा है, दोनों के बीच का एंगल कुछ 60 डिग्री है। चलो रिजल्टेंट बताओ, है ना। तो 6-7 महीने पहले आपको ये ऐसे छोटे छोटे सवाल कराए गए थे। तो जो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या आता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो यहां से हमने करके ऐसा निकाल लिया, इनटू cos ऑफ 60 डिग्री। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया √3 टाइम्स ऑफ, दिस इज द करेक्ट आंसर। अजी भैया, अभय बाबू देखिए,
ये डिस्टेंस यहाँ पे ए है, ये ए है, ये ए है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ ना, इक्विलेटरल हुआ तो ये एंगल अपने आप 60 है। हाँ कर दो ना सब्स्टिट्यूट। अभी आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा? ये √3 टाइम्स ऑफ फाइनल आंसर विल बी √3 टाइम्स ऑफ f √3 टाइम्स ऑफ g m square upon a square. That's all. This is the required answer. Yes, everybody, सबको समझ में आया है? कोई डाउट? ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने इसे मोटी मोटी बातें कर ली, हमने ये सब देख लिया। नेक्स्ट अभी देखो, मैं आपको ना इस चैप्टर का एक ब्रीफ, अभी मैं आपको एक ऑर्डर समझाता हूँ, फिर ये चैप्टर बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए, जो जो चैप्टर होते हैं आपके, जो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों क्या होते हैं? एकदम डिटो सेम 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 होते हैं चैप्टर। तो मैं क्या करता था पहले जब मैं पढ़ाता था, तो ग्रेविटेशन चैप्टर को हम क्या करते थे, क्लास 11th में उतना पढ़ा देते थे जितना ही क्या हो जाए उनका एग्जाम हो जाए। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है बेसिकली, जो आपकी जो एस्केप वेलोसिटी है ना, जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स है अराउंड द सन, टाइम पीरियड है, वहीं उनका क्या करते हैं, वो डेरिवेशन पूछते हैं। तो उसे कहा कि मैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होता था, फिर उसके साथ ग्रेविटेशन के एक और बार जबरदस्त रिवीजन करा देते थे। तो क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो मासेस होते हैं m1 एंड m2, दो चार्जेस होते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे q1 एंड q2, इनके बीच में डिस्टेंस r, इनके बीच में डिस्टेंस r, इनका फोर्स क्या होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इनके बीच में क्या फोर्स होता है, ये होता है आपका k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो इन दोनों की जो कहानी जो बिल्कुल सेम चलती है, सेम चलती है, सेम चलती है, कोई डिफरेंस इसमें ज्यादा करके नहीं आता, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको ग्रेविटेशन का फोर्स बताया, फोर्स आपको मैंने सिखा दिया ग्रेविटेशन का फोर्स क्या होता है। नेक्स्ट मैं आपको सिखाऊंगा ग्रेविटेशन का फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशन का फील्ड क्या होता है ना, वो सारी बातें, फील्ड का वेरिएशन वगैरह मैं बताऊंगा। अगली जो बात मैं आपको सिखाऊंगा, दैट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशन की पोटेंशियल क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल मास, ड्यू टू एट अ पॉइंट, वो आपको बताऊंगा। तो फोर्स हो गया, फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो देखिए इतने आपको ये जो सारी चीजें हैं ना, आपको अगर समझ में आ गई ना, जस्ट आपको इसका फार्मूलेशन भी समझ में आ गया, तो इसके आगे वाले जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे ना, जैसे कि हो गया हमारे पास एस्केप वेलोसिटी, है ना, एस्केप वेलोसिटी हो गया, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड अराउंड द सन। तो ये सारी चीजें क्या होगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो ना देखिए हमने क्या पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, तो ऐसे आप ऑर्डर में याद रखो, फोर्स के बाद फील्ड, फील्ड के बाद पोटेंशियल, पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल एनर्जी। ओके। तो जो हमारे वर्क पावर एनर्जी में आपने जो पढ़ रखा है ना, ये फॉर्मूला के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो के इनिशियल तो क्या रहता है, सेम ही होता है, हाफ mv स्क्वायर, और यू इनिशियल क्या होगा, अभी हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें आएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा अभी यहाँ भी इस चैप्टर में भी यूज होने वाला है ना। तो इसमें मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशन और ये क्या होते हैं, बहुत ही सेम सेम होते हैं। तो इन सब चीजों को मैं अभी आपको बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि देखिए वर्क पावर एनर्जी में ना, वहां पे आपको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, है ना, बहुत अच्छे से बताया है मैंने आपको, पूरा 1.5 घंटा से ज्यादा का लेक्चर देके बताया, है ना। बट मेरे उम्मीद नहीं है कि आपको याद रहेगा, तो इसलिए एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, डीप डिस्कशन को छोड़ते हुए एकदम इसके हम फॉर्मुलेशन पे जाएंगे, है ना। और नेक्स्ट जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, उसमें भरपूर अच्छे तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे से मैं आपको 5-6 घंटे में सिर्फ यही चीज आपको बताऊंगा, है ना। तो उससे क्या होता है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और
आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, एटलीस्ट मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, है ना। तो अभी देखिए फोर्स हो गया, फील्ड, पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ना उसके मैं अगर फॉर्मुलेशन की बात करूं तो फोर्स हो गया आपके पास, कितना हो गया, तो फोर्स होता है आपके पास F इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए इसमें फील्ड की बात करें तो ये होता है आपके पास Gm अपॉन आर स्क्वायर, है ना। जो आपका जो फील्ड होता है भाई वो कितना हो जाता है, फील्ड हो जाता है आपका Gm अपॉन आर स्क्वायर, है ना। एक माइनस के साइन के साथ, माइनस क्यों आता है आप भी बताएंगे। दूसरा फोर्स हो गया, फील्ड हो गया। तीसरा पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम वी से लिखते हैं, तो ये हो जाता है माइनस ऑफ Gm अपॉन आर। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो ये बनता है माइनस ऑफ Gm1m2 अपॉन आर, है ना। ना अभी देखो आप फॉर्मूले को देखो तो बहुत बच्चे को कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, सर फील्ड का पोटेंशियल क्या, फील्ड का फॉर्मूला क्या, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, एनर्जी का फॉर्मूला क्या, है ना। तो मैं ये ट्रिक यूज करता हूँ सारे फॉर्मूले को याद रखने के लिए। तो ये देखिए ध्यान से, Gm अपॉन आर स्क्वायर, नीचे आया एक m कैंसिल हो गया, नीचे आया एक r कैंसिल हो गया, नीचे आया एक और m बढ़ गया, है ना। तो ये फोर्स अभी हमने देखी, फोर्स क्या हो गया पढ़ लिया। अभी हम ये फॉर्मूले को पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अभी हम आएंगे फील्ड पे, और इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा भाई, दिस इज माइनस ऑफ Gm अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो चलिए हम ग्रेविटेशनल फील्ड को देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग, ग्रेविटेशनल फील्ड और स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, ओके। तो अभी देखो ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक छोटा मास यहाँ पे स्मॉल एम यहाँ पे रखा है ना। सो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल थ्योरी हमने क्या बताया, हमने बताया कि ये जो एक मास है किसी दूसरे मास को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है ना। ग्रेविटेशनल थ्योरी ये बोलती है, यानी कि अभी ये जो आपका मास है दूसरे मास को क्या कर सकता है भाई, अट्रैक्ट कर सकता है। यानी कि क्या है भाई, कुछ इसके पास तो पावर तो है, समथिंग इज देयर, है ना। समथिंग इज देयर विच इज इनविजिबल टू अस। वो क्या है हमारे हमको इनविजिबल है ना। उसका कोई इफेक्ट, इफेक्ट क्या है, अब है ना। इनविजिबल तो है बट उसका क्या है भाई, इफेक्ट है। और एक क्या है भाई, हम ऐसा मान सकते हैं कि एक इनविजिबल है और कुछ का कुछ इफेक्ट है, इसका मतलब देयर विल बी सम इमेजिनरी फील्ड विल बी देयर, है ना। और इस भाषा को आप ना ऐसे कुछ ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये चलता है, क्या है, रोड है ना। यहाँ पे क्या आपका एक ट्रैफिक सिग्नल है, बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे आती है ना। और इधर रेड लाइट भी हो तो क्या होता है, लोग ऐसे जस्ट क्रॉस कर जाते हैं, ओके। सपोज मान लीजिए किसी एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे एक पुलिस वाला, है ना, एक पुलिस वाला अपने हाथ में डंडा लेके यहाँ पे ऐसे खड़ा हो गया, है ना। और यहाँ पे रेड लाइट है, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो रेड लाइट को क्रॉस करके जाए। क्यों, क्या हो गया यहाँ पे, आप बताएंगे चैट में लिख के मुझे, ऐसा क्या नया हो गया जो यहाँ पे रोड क्रॉस करके नहीं जा रहे, जस्ट पुलिस वाला आ गया तो। यस एवरीवन, बिल्कुल, दे हैव सम फियर, है ना, कि कुछ तो अभी हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये इसका क्या है भाई, इसने जो वर्दी पहन रखी है उसका कुछ तो इफेक्ट है ना, जो कि क्या है, इनविजिबल करेक्ट। और जो भी लोग यहाँ तक इसको देख पा रहे हैं, है ना, जितने भी डिस्टेंस तक, अभी यहाँ पे बहुत पीछे लोग हो तो इसको नहीं देख पाएंगे, तो जो लोग इस पुलिस वाले को देख रहे हैं ना, वो लोग में थोड़ा सा डर होगा कि आगे क्रॉस ना करूं मैं, करेक्ट। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका भी जो फोर्स होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो अभी यहाँ पे बहुत डिस्टेंस अगर आपका ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये फोर्स भी बहुत ही कम पड़ जाएगा, है ना, बहुत ही लिटिल हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि एक फिक्स्ड पॉइंट तक, एक फिक्स पॉइंट तक इसका क्या होगा, बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट होगा, उसके बाद इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, पीपल विल नॉट माइंड, करेक्ट। तो यहाँ पे पुलिस वाले का भी क्या है भाई, एक फील्ड है ना, उसका एक इफेक्ट है। तो ये क्या है भाई, जहां तक लोग देख पा रहे हैं उसका मतलब क्या हो गया, एक फील्ड क्रिएट कर दिया,
हमने क्या क्रिएट कर दिया भाई, तो हमने एक फील्ड क्रिएट कर दी, हमने एक अनइमेजिनेबल एक फील्ड क्रिएट कर दी जिसका कुछ तो क्या हो रहा है भाई, इफेक्ट हो रहा है ना। तो ना अभी हम ग्रेविटेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, तो अगर मान लीजिए अभी क्या है भाई, यहाँ पे एक बड़ा सा मास है कैपिटल एम, है ना, एक बड़ा सा मास हो गया आपका कैपिटल एम, और हमने क्या कर दिया, इधर एक छोटा मास हमने रख दिया ऐसा, एक टेस्ट मास, बहुत ही छोटा सा मास, स्मॉल एम, है ना, स्मॉल एम को हम बोलते हैं ऐसा टेस्ट मास, दिस इज कॉल्ड टेस्ट मास, मतलब टेस्ट करने के लिए किसका इफेक्ट उस पर कितना पड़ता है। तो फील्ड को जो हमने डिफाइन किया, फील्ड को हमने डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, फील्ड इज डिफाइंड एज दिस फोर्स पर यूनिट मास। फील्ड को हमने कैसे डिफाइन किया है, तो दिस फील्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स वेक्टर पर यूनिट मास, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके ये एक रूम है, और इस रूम में हमने एक ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट कर दिया है समथिंग 50 न्यूटन का, सॉरी 20 न्यूटन का, मान लीजिए एक फोर्स यहाँ पे क्रिएट करके रखा है, और इस रूम में मैंने क्या कर दिया, एक 5 kg का एक मास रख दिया, और फिर आपसे पूछा कि बताइए इस पे कितना फील्ड एक्ट हो रहा है, तो फील्ड कितना एक्ट हो रहा है भाई, तो फील्ड इज लाइक हेयर F अपॉन m, तो फील्ड हो जाएगा आपके यहाँ पे 4 न्यूटन पर किलोग्राम, है ना। तो फील्ड को हम डिफाइन करते कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास। तो वही अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। तो ये हो गया हमारा फील्ड की डेफिनेशन, फील्ड ऐसा हो गया, और इसका जो यूनिट है दैट इज न्यूटन पर किलोग्राम, ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड की। ओके, नाउ अब फॉर्मुलेशन करते हैं। तो अभी देखिए फॉर्मुलेशन अगर हम करें, तो ये रहा आपके पास कैपिटल एम, कैपिटल एम, इसकी वजह से अभी हम फील्ड निकालेंगे। हाँ, मानव मिश्र पूछ रहे हैं कि दूसरी गाड़ियां जा रही है सेन से, ओके मानो, ये जस्ट एग्जांपल दिया था मैंने आपको समझाने के लिए। ऑफ कोर्स, अभी देखिए अभी यहाँ पे एक तरफ देखो ध्यान से, इधर ये अभी इनके लिए अगर क्या है, अगर रेड है तो एक दिन के लिए तो ग्रीन तो होगा ही ना, तो जाएंगे। हाँ, दूसरी अभी ये डाउट क्या पूछा इन्होंने, हाँ इन्फिनिटी तक होती है रेंज, है ना, बट क्या होता है वो इफेक्ट बहुत ही कम होता जाता है ना, इफेक्ट क्या होता है बहुत ही कम होता जाता है। देखिए सो हेयर E इज इक्वल टू एफ अपॉन, हमने यहाँ पे एफ एम लिखा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फील्ड ड्यू टू, अभी देखते हैं ना इसकी वजह से एक्चुअली फील्ड है कितना, वो तो हम निकाल ले, कैलकुलेट कर ले। सो अभी हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पे, फील्ड फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास m, फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास m, ये जो m मास है इसकी वजह से अभी कितना फील्ड आएगा वो देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास कैपिटल मास m, इनके बीच में यहाँ पे r डिस्टेंस पे एक छोटा सा यहाँ पे m है। तो बाय डेफिनेशन अभी यहाँ पे क्या है भाई, E इज इक्वल टू है आपके पास f डिवाइडेड बाई m, है ना। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो f विल बी हेयर g इज कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ओके। और E जब निकालेंगे हम, तो E की वैल्यू देखिए, E की वैल्यू क्या होगा, डिवाइड बाई हम m करेंगे, टेस्ट मास से हम उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो m से m क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो अभी देखिए E की वैल्यू कितनी आई, E की वैल्यू आ गई जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और अगर इसकी हम डायरेक्शन की बात करें तो ये क्या करेगा, m मास, इसका डायरेक्शन, इसको अट्रैक्शन इधर की तरफ करेगा, है ना। सो यहाँ पे देखिए अगर आप डायरेक्शन की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम ये फोर्स इधर लग रहा है ना, तो अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, इधर पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव। सो हियर इलेक्ट्रिक जो आपका जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे माइनस ऑफ जी एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो ये बात क्या होती है, अंडरस्टूड होती है कि जो फील्ड है वो ये छोटे मास से क्या है भाई, अवे है ना। तो हम क्या करते हैं, बार 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 ये डायरेक्शन माइनस 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 हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो फील्ड को हम माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं, और बाकी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वहां पे भी हम साइन को लेके चलते हैं,
है ना। तो क्यों साइन को लेके चलते हैं? बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, है ना। देखिए प्लस माइनस का ये कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है। फील्ड को हम क्यों लिखते हैं नेगेटिव? बिकॉज जो एक्सपीरियंस कर रहा है उससे क्या है, अवे है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि बताइए नेगेटिव साइन क्यों आया, तो क्या होगा आपका आंसर? बिकॉज जो फील्ड है वो इस मास से अवे है। जो फील्ड है वो जो मास उसको एक्सपीरियंस कर रहा है उससे किधर भाई, अवे है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, माइनस साइन लगा के रखा है। Yes, is this clear? Each and every point? Everyone, any doubt? कुछ डाउट हो तो आप लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। सो जैसे हमने यहाँ पे जैसे देखिए फोर्स क्या है हमारा, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। जैसे फोर्स वेक्टर है वैसे हमारा ये जो ई वेक्टर है, जो फील्ड का जो वेक्टर है, दिस ई वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई हुआ था, इधर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई होता है। तो सपोज देयर इज अ m1, अगर यहाँ पे m2 है, देयर इज अ पॉइंट मास p हियर, ये r1 डिस्टेंस पे है, ये r2 डिस्टेंस पे है। इसमें पूछा गया नेट फील्ड एट पॉइंट p, तो क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा, दैट विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, है ना। और ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एंड दैट टू इज एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। Okay, and now next, the principle of superposition is also applicable in gravitational field. ओके चलिए एक सवाल करते हैं छोटा सा ग्रेविटेशनल फील्ड पे। सो क्वेश्चन ऐसा है, एक मास यहाँ पे कैपिटल M यहाँ रखा है और दूसरा मास यहाँ पे रखा है 4m। ओके, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, एंड आपसे पूछा गया है फाइंड the value, sorry, find the position, where net gravitational field is zero। वो पॉइंट आप बताए जहां पे क्या हो भाई, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ये सॉल्व कीजिए, गिव इट अ ट्राई। तो देखो यहाँ पे कोई भी अगर पॉइंट देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, सपोज x डिस्टेंस आगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो m मास की वजह से इसका जो फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा, है ना। और 4m की वजह से देखे तो इसका फील्ड कुछ इधर की तरफ होगा, है ना। तो अभी देखिए दोनों ही वेक्टर क्या है आपके यहाँ पे अपोजिट है। अगर क्या हो जाए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड E1 और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड E2, अगर ये दोनों ही क्या हो जाए, आपके बराबर हो जाए, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे दोनों जीरो हो जाएंगे, बिकॉज दोनों ही वेक्टर है, दोनों का वेक्टर सम किया तो दोनों ही क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो दोनों को आप निकाल लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा।
ओके डन एवरीवन। कर लिया आपने? नाउ देखिए ध्यान से, तो यहां तक देखो, इसका फील्ड आप यहां निकाल लीजिए E1, और ये निकाल लीजिए आप यहाँ पे E2, है ना। E1 का फील्ड आ गया, E2 आ गया, दोनों जिस पॉइंट पे मान लो बराबर हो जाएंगे वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, बिकॉज दिस वेक्टर्स आर अपोजिट, है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, दिस E1 वेक्टर शुड बी इज इक्वल टू E2 वेक्टर, है ना। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो ये देखिए वेक्टर, अभी यहाँ पे डायरेक्शन आपको पता है, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसा लिख लिया। ओके, सो हियर दोनों वेक्टर अभी यहाँ पे आप लिख लो। देखिए हम, मैंने मान लिया कि ये स्मॉल मास m है, इससे x डिस्टेंस पे क्या करना है भाई, इससे x डिस्टेंस पे मान लिया कि एक पॉइंट है जहां पे दोनों के पोटेंशियल होंगे बराबर, और दोनों के पोटेंशियल बराबर होंगे तो दोनों कटपिट के जीरो हो जाएंगे, बिकॉज इनका डायरेक्शन, एक का डायरेक्शन इधर की तरफ, एक डायरेक्शन इधर की तरफ। तो ये डिस्टेंस x हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 9 - x, है ना। चलो अब इसका हम पोटेंशियल लिख डालते हैं। तो पोटेंशियल आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास Gm/x², है ना। चलो माइनस का साइन दे देते हैं, और ये भी आ जाएगा -G × 4m/9 - x का होल स्क्वायर। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, G × m कैंसिल आउट हो गया, और बच गया क्या भाई आपके पास, ये बच गया 1/x² इज इक्वल टू 1/9 - x का होल स्क्वायर, है ना। ये ऐसा बन गया। तो अभी हम क्या करेंगे भाई, अभी हम ऐसा देखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या बचा आपके पास, ये 4 बचा है ना। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं इनका सबका, है ना। स्क्वायर रूट लिया तो ये बनेगा आपका 1/x इज इक्वल टू, ये बचेगा 2/9 - x। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 - x इज इक्वल टू 2x, है ना। तो ये प्लस माइनस 2x हो गया। तो अभी आप यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो बनेगा आपके पास 3x इज इक्वल टू 9, यानी x इज इक्वल टू 3 मीटर। तो यानी कि छोटे वाले मास से 3 मीटर आगे, है ना, 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर आगे जाके क्या हो गया, वहां पे उसका पोटेंशियल हो जाएगा 0। ओके डन एवरीवन। कुछ डाउट हो तो पूछिए। सर आपने इस साइड वाला 9 कैसे कैंसिल किया? क्या कैंसिल किया सर 9m/x² वाला 9 कैसे कैंसिल किया आपने? देखिए यहाँ पे दिस होल डिस्टेंस क्या है, 9 मीटर, 9 सेंटीमीटर है ना। ये पूरा का पूरा 9 है, मैंने यहाँ पे लिया ये डिस्टेंस x, तो ये बचा हुआ कितना हो गया भाई, 9 - x हो गया। अभी देखिए फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा हो गया आपके पास, फॉर्मूला क्या है भाई आपके पास, फॉर्मूला है एक हो गया, देखिए Gm/x², इसमें तो कुछ डाउट नहीं होगा। इसका पोटेंशियल, छोटे वाले मास का पोटेंशियल इस पॉइंट पे, इसको ऐसे लिख दिया, ये बराबर है ये वाले मास के पोटेंशियल पे इस पॉइंट पे, एंड दिस डिस्टेंस इज 9 - x। तो ये हो गया आपका 4G × 4m/9 - x का होल स्क्वायर, है ना। तो अभी देखो कैंसिल करेंगे, माइनस साइन से माइनस साइन गया, G से G गया, M से M गया, है ना। 4m है, करेक्ट, ये सारे गए इससे। अब बच क्या गया आपके पास, 1/x² इज इक्वल टू, बच गया आपके पास 1/9 - x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऊपर, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, सबकी तरफ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सबका तरफ सारी तरफ वो काम किया तो, है ना। ये 4 है आपके पास, तो क्या बच गया आपके पास 1/x इज इक्वल टू 2/9 - x। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया आपके पास, 2x इज इक्वल टू 9 सर - गॉट x। इट। 2 को इधर लेके आइए तो बन गया 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू आ गया 3, x इज इक्वल टू 3। हाँ जी, समझ में आया सबको? हाँ, अब है पूछ रहे हैं कि देखिए अभी यहाँ पे एक और अच्छी बात पता चली हमें, क्या कि मैंने यहाँ पे m से x लिया था, है ना। तो एक दूसरे बच्चे ने क्या किया, इधर से इन्होंने क्या कर लिया, x लिया। तो ठीक है ना, दोनों के डिस्टेंस मिला के कितनी 9 है। तो देखिए m से 3 आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना बच गया, 6 बच गया। तो आपने निकाला भी तो कितना आ गया, 6 आ गया, दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 3 + 6 कितना हो गया, 9 हो गया।
है ना। तो देखिए इसका ना जो सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया रखा है कि फ्रॉम द स्मॉलर मास और फ्रॉम द बिगर मास, है ना। स्मॉलर मास और बिगर मास से आपको बता रखेगा आपको। और एक और समस्या यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखिए जब भी अब स्क्वायर रूट लेते हैं ना, स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या लेते हैं हम प्लस माइनस लेते हैं। क्या लिखते हैं? +-2 +-3, है ना। तो अभी हमने देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है आपको, माइनस, तो ये हो गया आपका -3, है ना। तो ये थोड़ा सा हमको समझ में आना चाहिए, हमें ना खुद से समझना चाहिए। बाकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी समझ से सवाल आता है, क्या चार्ज रखा, 4 क्यों रखा, है ना। तो बताइए इससे आगे यहाँ पे तो आप देख लेना, मैथमेटिक्स है। और डीपर में हम देखेंगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, तो एनसीईआरटी में तो ये सवाल ऐसे आपको दिखेंगे भी नहीं, है ना। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ेंगे तो वहां पे हमें समझ में आएगा। तो आप देखो ना, आप जब रूट लेते हैं ना, तो यहाँ भी हम प्लस माइनस कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। प्लस माइनस यहाँ पे देखो, ये हो गया प्लस माइनस, ये भी हो गया प्लस माइनस, तो दोनों कॉम्बिनेशन को एक बार प्लस लो तो एक डिफरेंट आंसर है, एक बार आप माइनस लीजिए तो डिफरेंट आंसर आएगा, है ना। एक बार प्लस, एक को माइनस, एक को प्लस, एक को माइनस लिया तो वैसे करके मैथमेटिकली आपका आंसर भी 6 आएगा। हाँ जी, ओके। अब है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। तो नेक्स्ट देखते हैं हम ओरिजिनल फील्ड की, अब हम बात करते हैं, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे आता है, एंड वेरिएशन इन इट, इसमें जो वेरिएशन आता है वो कैसा होता है। तो देखिए ध्यान से सभी लोग, हमेशा ये उत्सुकता होती है कि जो अर्थ है कितने मास से क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये खींचती है ना। ये आपके यहाँ पे स्मॉल मास m हो गया, और सेंटर से मान लीजिए इसका डिस्टेंस कितना है, r है। ओके, तो देखो ध्यान से, जो अभी यहाँ पे अर्थ जब भी किसी ऑब्जेक्ट को जब खींचती है ना, तो वो हमेशा उसका फोर्स सेंटर से लगता है हमेशा। कहाँ से भाई? तो सेंटर से। कहाँ से? सेंटर से हमेशा। जो जब भी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है और हमें वो डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम हमेशा सेंटर से मालूम करेंगे। तो हियर F इज हाउ मच, दिस इज G। ओके, इतना है m1m2/r²। और हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है भाई, फोर्स हमारे पास एक ये भी होता है, इसको आपने क्या मान लिया, चलो कैपिटल M, इसको हम ऐसा करेंगे, कैपिटल M लिख लेंगे और इसको हम स्मॉल m लिख लेंगे, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। और हम ये जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे टेबल पे रखा है स्मॉल मास m का, तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है F = mg, है ना। तो दोनों ही फोर्स तो क्या है भाई, सेम है। ये भी ग्रेविटेशन के लगने वाला फोर्स है और ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों एक ही फोर्स है। तो अभी क्या होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसको ऐसा लिख दिया, Gm m/r² m से m कैंसिल हो गया, तो यहां से G की वैल्यू आ गई आपके पास कैपिटल Gm × r²। ओके, जहां पे दिस m इज मास ऑफ अर्थ, है ना, मास ऑफ अर्थ। दिस r इज दिस रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ की बात करें तो ये होता है आपके पास 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और रेडियस की बात करें ये होता है आपके पास 6400 किलोमीटर, और जी की वैल्यू होती है आपके पास 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², है ना। तो अभी ये सारी वैल्यूज m, e, r, e और g यहाँ पे अगर आप पुट करें ना, आई थिंक क्लास 9th में ये सब हम सॉल्व करते हैं, है ना। हमारे टाइम पे जो सॉल्व होता था, सॉल्व करके देखते थे हम क्लास में, और एक्चुअली जो इसका आंसर आता था 9.8 आता था। अगर आप ऐसा करो ना, 6.67 × 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 6.6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाई ये 6400 उसके स्क्वायर, तो एक्चुअली में इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो 9.8 ये आता है।
सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया, G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एम ई और दिस इज आर ई। ओके, सो अगर आप निकालते हो ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब ये जी क्या हो गया भाई, ये आपका ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया ड्यू टू अर्थ। यानी कि यहाँ पे अर्थ के इसमें विसिनिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, कहीं भी रखा है, तो अर्थ कितने से खींचेगी इसको, इसको खींचेगी आपको कितने से, तो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आप अर्थ क्या करेगा, आपको वही पुल करेगा, है ना। तो कोई भी आपका प्लेनेट हो, दूसरा प्लेनेट हो, तीसरा प्लेनेट हो, सब पे एक उसका क्या होगा, एक फील्ड होगा, है ना। मतलब कि क्या है, ऐसा कहते हैं ना कि जो बड़ी मछली होती है, दिस बिग फिश, है ना, तो बिग फिश क्या करती है, स्मॉल फिश को खा जाती है। तो कोई भी अगर बड़ा सा मास है तो इसका फील्ड होगा ही छोटे से मास के लिए। तो अभी तो हमने किसके लिए बात किया है, हमने बात किया अर्थ प्लैनेट के लिए। अगर छोटे से प्लैनेट के लिए बात करें, कोई छोटा प्लैनेट हो, है ना, समथिंग कोई भी प्लैनेट यहाँ पे इसको मान लिया, तो इसका भी अपने आप का फील्ड होगा, है ना। अगर ये यूनिवर्सल थ्योरी है तो इसका भी कुछ ना कुछ स्मॉल जी होगा, है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, हर बड़े मास के लिए होती है, हर बड़े प्लेनेट के लिए होती है। तो हमने जो अर्थ के लिए हमने जो देखा, तो अर्थ के लिए कितना है भाई फील्ड, दिस इज कैपिटल जी, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ओके, तो चलिए एक सवाल करेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जब हम वेट देखते हैं ना, वो क्या होता है भाई, वो हमारा एम जी होता है, करेक्ट। सो अगर मान लो यहाँ पे ये अर्थ है, यहाँ पे इसकी रेडियस अभी आ रही, और ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे सरफेस पे है। जनरली देखिए हम यहाँ पे 50 100 मीटर 200 मीटर 300 400 मीटर, अभी ये जो डिस्टेंस है ना, इस सबको हम सरफेस पे ही मानते हैं। क्योंकि अभी देखो ये आपका अर्थ का सरफेस है और आप अपने अपार्टमेंट में बैठे हो, है ना, ये रहा आपका फ्लैट। तो ये कितनी दूरी पे है, 100 मीटर होगा, 200 मीटर 300 मीटर होगा। तो इसको हम भी हम सरफेस पे ही अज्यूम करते हैं। बट अगर मान लीजिए आपका रेडियस ऑफ अर्थ है और यहाँ से आप करीब 3400 किलोमीटर ऊपर है ना, तो दिस इज अ वेरी 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 ग्रेट हाइट, है ना। बुर्ज खलीफा है कितने का, समथिंग 828 मीटर का, है ना। 828 मीटर मतलब 1000 मीटर के करीब करीब मान सकते हैं। बट ये 3400 किलोमीटर, सो ग्रेट। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये फॉर्मूला अभी जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको आर की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, आर प्लस 3400 इसका स्क्वायर, ये रखना पड़ेगा, है ना। तो आपके पास ये फॉर्मूला है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हाइट चेंज होती है तो जी में वेरिएशन आता है। हम पढ़ेंगे इसको अगले लेक्चर में। तो सवाल है मेरा आपसे ऐसा कि हेयर अर्थ प्लेनेट है, एक प्लेनेट है जहां पे इसका जो वेट है दैट इज अबाउट 20 किलोग्राम्स और 20 यूनिट्स। इसका कितना है वेट, इसका 20 यूनिट्स है, ग्राम किलोग्राम में वट एवर। और आ, इसको मान लीजिए दिस इज अर्थ, 20 यूनिट इसका मास है। और दूसरा जो एक दूसरा प्लेनेट है जिसका रेडियस इज हाफ देन द रेडियस ऑफ अर्थ। इसका जो रेडियस है ना, वो अर्थ के रेडियस के क्या है, हाफ है। और इसका जो मास है ना, वो भी क्या है भाई, अर्थ के मास के 3 टाइम्स कम है, 1/3 है ना। तो आपसे ये पूछा गया कि कैलकुलेट डब्ल्यू डैश, कि जो डब्ल्यू डैश है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। चलिए कैलकुलेट करें जरा इस सवाल को। एवरीवन गिव इट अ ट्राई। एवरीवन, यस,
15 यूनिट्स एक का आंसर है एक बच्चे का, देखते हैं। ओके चलिए देखिए ध्यान से। सो यहाँ पे इसका मास कितना है भाई, है ना, फॉर्मूले से निकालें तो फॉर्मूला ये कितना आएगा, देखिए ये जो है ना आपका, तो एक बात तो तय है कि यहाँ पे द जी विल वेरी, है ना, जी वेरी करेगा तो डब्ल्यू डैश विल बी डिफरेंट। सो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूँ, दिस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा भाई आपके पास, डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख लेता हूँ मैं जी मी का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर। ओके, और इसकी बात करें, इसकी बात करें हम यहाँ पे प्लेनेट की, तो ये होगा डब्ल्यू डैश, और ये कुछ इसका हिसाब किताब कुछ ऐसे होगा, जी इंटू मास ऑफ प्लेनेट, सो मास ऑफ प्लेनेट इज हियर एम ई बाई 3 का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन इसको किसे लिखेंगे हम, आर ई बाई 2 इसका होल स्क्वायर, है ना, ऐसे लिखेंगे इसको हम। यस 80/3 इज द करेक्ट आंसर। तो अभी क्या करना है भाई, देखिए जब भी कभी देखो ध्यान से, जब भी के सवाल आते हैं ना, सवाल जब भी कंपैरिजन का सवाल हो, जिसमें कुछ इतना है इतना है इतना है, तो इसमें कितना 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 होगा, यानी क्या करना है आपको, इसका कंपैरिजन करना है, यानी कि रेशियो निकालना है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास जी एम ई बाई 3 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ई बाई 2 इसका होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई जी एम ई स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर, है ना। तो इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो जी से जी यहाँ पे होगा भाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करो तो ये कुछ आएगा आपका, है ना, आर इंटू 2 अपॉन आर इसका होल स्क्वायर। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप थोड़ा घर पे अपने सॉल्व कर लीजिए, मैं फास्ट कर रहा हूँ। देखो ना, इसको मैंने सॉल्व किया है, देखिए यहाँ पे a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। इसको आप कैसे सॉल्व करते हो पता ही होगा आपको, है ना, और ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा आपके पास यहाँ पे m अपॉन 3m। ओके, आर से आर यहाँ पे कैंसिल हुआ, एम से एम कैंसिल हुआ, तो ये बचेगा आपके पास डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू, ऊपर आया कितना 4/3। तो अभी देखिए ध्यान से, सो डब्ल्यू डैश अपॉन 20 इज इक्वल टू 4/3, तो आप सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू डैश विल बी इक्वल टू 80/3, है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ भाई, m का स्क्वायर हो फिर भी क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड रुक जाइए बच्चों, एक सेकेंड, गलती कर दी हमने, क्या 4/9 होगा, यस 4/9 होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, 4/9, इट विल बी 4/9, सॉरी, ये भी तो क्या है भाई, ये भी स्क्वायर में है, हाँ। अरे बच्चों रुक जाओ, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। देखिए ध्यान से सब लोग, अभी देखिए फिर से देखो एक सेकेंड, डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू लिखूं मैं, तो देखिए फॉर्मूला देखो ना ऐसा होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है, एम का स्क्वायर नहीं होता, है ना।
तो देखिए जो मास ऑफ प्लेनेट है उसका स्क्वायर किया, सॉरी मास ऑफ प्लेनेट को एज इट इज रखा, रेडियस को स्क्वायर किया है ना। देखिए तो अभी यहाँ पे करेंगे ना तो कुछ ऐसा आएगा, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3m, इसका स्क्वायर नहीं होगा, है ना। तो आ गया डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू, आ गया आपका 4/3। तो यहां से डब्ल्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 80/3। तो ये हमें क्या लगता है भाई, सब कुछ क्या है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, है ना, स्क्वायर नहीं लेंगे। ओके, सबको समझ में आया? डाल दीजिए अटेंडेंस, मिलते हैं कल की क्लास में। तो देखो भाई सभी लोग, एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए मेरी, सभी लोग अनाउंसमेंट कि क्या है ना कि आप अभी डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, क्योंकि क्या हुआ कि अभी आप बस भूल जाते हो उसको, है ना। तो खासकर इस चैप्टर में जो आपका जो ग्रेविटेशन चैप्टर है, ये डिटेल में ना मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ पढ़ाता हूँ, है ना। तो जो डिटेल में जब होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ में आपको पढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर में अभी आपको जो पोटेंशियल है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, उनको मैं आपको जस्ट उनके मैं फॉर्मूलेस बताऊंगा, है ना, लिटिल अंडरस्टैंडिंग के साथ। एचसी वर्मा नहीं हो पा रही है, आप तो मिले ही बहुत दिनों बाद, अब है आई थिंक बहुत दिनों बाद आप क्लास में आ रहे हो। देखिए एचसी वर्मा ना हो पा रही है ना, तो क्या रीजन है, क्या करवा, देखो आप पहले तो नोट्स करो, है ना, नोट्स में जो आपके जो इलस्ट्रेशन है ना, आप वो करो, ठीक है। फिर उसके बाद एचसीवी के सॉल्ट एग्जांपल्स लगाओ, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज पे जाइए, है ना। तो प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, उसमें डिस्कशन की भी जरूरत है ना। तो आप पूछते रहिए डाउट्स, है ना, पर्सनल लेवल पे करा देंगे आपको। थैंक यू सो मच। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच, कैन लीव द क्लास। I'm ending the meeting here.